ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 जून को सूर्योदय के साथ ही ग्रहों के राजाधिराज सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। तो मिथुन राशि में सूर्य के गोचर का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। खासतर उस स्थिति में जबकि मीन राशि के जातकों की कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो 12वें भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान भुवन भास्कर 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। सूर्य और बुध एक दूसरे के मित्र हैं, तो इस गोचर का लाभ आपको मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले ग्रहों के हर योग का आपके जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को प्रभावित करती है और उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के साथ शुक्र की युति बनेगी। हालांकि सूर्य के समीप आने से शुक्र अस्त हो जाते हैं। 7 जुलाई को बुध भी मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे, जो कि सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे और राजयोग का निर्माण करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले सूर्य के गोचर के प्रभाव के बारे में। सूर्य देव मीन राशि के जातकों की कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव से वाहन, भूमि, मकान और सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव माता का भी होता है और जन्मभूमि का भी होता है। चतुर्थ भाव से ही अचल संपत्ति, गड़ा हुआ धन, इसका भी विचार किया जाता है। सूर्य आत्मा है, जीवन है, तेज है, प्रकाश है। सूर्य पिता हैं। सूर्य जिस भी घर में विराजमान होंगे उस घर को प्रकाशित कर देते हैं, उस घर की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। 4th हाउस माता का है और सूर्य पिता का है, तो सूर्य 4th हाउस में विराजमान है। ऐसे जातक के पिता का दायित्व भी माँ ही निभाती है। हो सकता है कि पिता नौकरी या व्यापार या व्यवसाय के सिलसिले में घर से बाहर रहते हों, ज़्यादातर बाहर ही रहते हों और कभी कभी घर आते हों, तो ऐसी स्थिति में माता ही पिता का भी रोल निभाती हैं। 4th हाउस का सूर्य जिन जातकों की जन्म कुंडली में है, तो ऐसे लोगों का मकान बहुत ही शानदार और बड़ा होता है। तो सूर्य का यह गोचर आपके मन में एक बड़े घर की इच्छा पैदा कर सकते हैं और यह गोचर आपकी इस इच्छा को पूरा भी करेंगे। आपको एक बड़ा मकान आप बनवा सकते हैं। मकान छोटा है तो उसका आप विस्तार कर सकते हैं, दूसरी मंजिल का निर्माण करा सकते हैं। सूर्य राजा हैं, तो आपका अंदाज भी शाहाना होगा। आप घर को सजाने, सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए पैसा भी खूब खर्च करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12th हाउस में विराजमान हैं और 12th हाउस व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है,
देवगुरु की दृष्टि भी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में खर्च तो होगा, लेकिन वो खर्च मकान बनाने में हो सकता है, मकान के विस्तारीकरण में हो सकता है, मकान को सजाने में हो सकता है, या मकान में सुख सुविधाओं के साधन बढ़ाने में खर्च होगा। 7 जुलाई के बाद जब बुध भी चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे तो बुधादित्य योग बनेगा, जो कि राजयोग है, और मीन राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग बहुत ही शुभ होता है। मीन राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में कोई बड़ा वाहन, 4 व्हीलर या अचल संपत्ति या भूमि या भवन खरीदने का योग बन रहा है। चतुर्थ भाव गड़े हुए धन का भी है, तो गड़े हुए धन से तात्पर्य कोई डूबा हुआ पैसा, जो काफ़ी दिनों से आपका पैसा फंसा हुआ था और आप उसके मिलने की आशा छोड़ चुके थे, वह डूबा हुआ पैसा भी आपको सूर्य देव के इस गोचर काल में प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्य की दृष्टि की। तो सूर्य की दृष्टि जो है आपकी कुंडली में दशम भाव, जिसे कर्म भाव कहते हैं, जिससे कैरियर, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, व्यापार का विचार किया जाता है, जिस भाव से उस पर पड़ रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली का दशम भाव कर्म भाव कहलाता है और दशम भाव से आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके व्यवसाय का विचार किया जाता है। कोई भी ग्रह जिस स्थान पर विराजमान होता है, जिस स्थान पर बैठा होता है, उस घर को तो प्रभावित करता ही है, उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव उस भाव को करता है जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव के सूर्य के बारे में ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि दशम भाव का सूर्य दिग्बली होता है, अत्यधिक बलवान होता है और व्यक्ति को राजा बना देता है। तो सूर्य की दृष्टि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। सूर्य के इस गोचर काल में अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको कोई बहुत बढ़िया जॉब मिल सकता है। प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा में आपका चयन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, या कोई ऐसी सीट मिल सकती है जो बेहतर सीट हो। व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होगी। कारपोरेट सेक्टर के व्यापारियों के लिए ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उनके लिए लाभप्रद है। आपके पिता भी उच्च स्तर के अधिकारी या व्यवसायी होंगे। आपको अपने पिता से बहुत अधिक लगाव होगा और आप अपने पिता के समान ही बनना चाहेंगे और इस गोचर काल में आप बनेंगे भी। सूर्य जब दशम भाव में तो व्यक्ति को अनुशासित बनाते हैं। जब आपके अंदर अनुशासन होगा तो कार्य के प्रति लगाव बढ़ेगा, कार्य को आप जिम्मेदारी से करेंगे और जब कार्य को जिम्मेदारी और पूरी क्षमता के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। 10th हाउस पिता का घर है। 10th हाउस में अगर मेष, सिंह या कन्या राशि का होता है तो बहुत ही शुभ फल देता है। एकमात्र नेगेटिव बात यह है कि कार्यस्थल पर आपको अपने कार्य में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य का तेज आपके वाणी में, विचार में
गर्मी ला सकता है, उग्रता उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको अपना व्यवहार बहुत ही मधुर रखना पड़ेगा। बॉस से, अपने सहयोगियों से आपको बहुत ही विनम्र और बहुत ही मधुर व्यवहार करना होगा, ताकि आपके विरुद्ध कोई किसी तरह का षड्यंत्र ना रचे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स में आपको बहुत ही लाभ होगा इस गोचर से। राजनीति में आपको कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है, कि कहीं पर आपको जो है कोई नया पोर्टफोलियो दिया जा सकता है और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। क्योंकि कुंडली के द्वादश भाव को, षष्ठम भाव को और अष्टम भाव को खराब माना जाता है, और ऐसे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर विचार करते हैं। कुंडली का द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश में बसने का होता है, और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि सर्व से सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और कुंडली के 12हों भाव में शुभ फल ही देते हैं। गुरु का अर्थ है ज्ञान, और जब आपके पास ज्ञान है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि गुरु अगर नीच के हों तो भी अगर केंद्र से उनका संबंध बन रहा है तो शुभ फल प्रदान करते हैं। और यहाँ तो देखिए, केंद्र से और त्रिकोण दोनों से संबंध बन रहा है। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव खर्च का होता है। जैसा मैंने भी आपको बताया, देवगुरु 12वें भाव में विराजमान होकर के आपका खर्च बढ़ा देंगे, लेकिन ये खर्च अच्छे कार्यों में होगा। आप मकान बनवा सकते हैं, मकान का विस्तार कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, घर के लिए उपयोगी वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो ये व्यय आपके हित में होगा। देवगुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो आपके षष्ठम भाव, जिसे कि ऋण, रोग, शत्रु का भाव कहा जाता है, इस पर पड़ रही है। रोगों का विनाश करेंगे देवगुरु बृहस्पति, कर्ज का विनाश करेंगे, खर्च होगा। अगर आपके पास पैसा आया, क्योंकि आय भाव में शनिदेव विराजमान हैं और शनिदेव वक्री अवस्था में हैं, और वक्री अवस्था में अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, तो शनिदेव आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण आपके कार्य, आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन में उन्नति होगी, पैसा आएगा। जब आपके पास पैसा आया तो हो सकता है आपने मकान बनवाने के लिए लोन ले रखा हो, आपने बिजनेस के लिए लोन ले रखा हो, और उस पैसे से आप अपना कर्ज जो है चुका देते हैं, तो ये व्यय तो हुआ, लेकिन ये आपके हित में हुआ। शत्रुओं का आपके विनाश कर देंगे, शत्रु आपके पास आसपास भी नहीं फटकेंगे। तो देवगुरु द्वादश भाव में आपका भला करेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। साथ ही साथ विदेश में अगर आप बस रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, उसमें भी देवगुरु आपकी मदद करेंगे। आप विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि जो है कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है।
अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब ग्रह माना जाता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि यहाँ भी शुभ फल प्रदान करेगी। अष्टम भाव उन चीज़ों से जुड़ा होता है जो कि जमीन के नीचे के पदार्थ हैं। तो जो लोग माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टोन क्रशर, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यों में इस गोचर काल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है और शनि देव की 10वीं दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही है। और शनिदेव की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो आपको दीर्घायु बनाते हैं, आपकी आयु में वृद्धि होगी। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। बीमारी होगी, ठीक हो जाएगी। अगर पहले से कोई बड़ी बीमारी रही हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा हो, तो आप वहाँ से स्वस्थ होकर लौटेंगे और हॉस्पिटल का बिल आपको पेमेंट करना होगा। तो ये आपके खर्चों में वृद्धि हुई और ये देवगुरु द्वादश भाव में विराजमान हो करके आपके खर्चों में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन उनकी दृष्टियों का जो प्रभाव है और शनि की जो दृष्टियों का प्रभाव है वो आपको लाभ देने वाला है। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों की 15 जून से 16 जुलाई के दौरान सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैंने चर्चा कर दी है। एक बात आपसे अंत में कहना चाहूँगा कि कुंडली के संतान और शिक्षा भाव में मंगल विराजमान है। मंगल नीच की स्थिति में है और नीच की स्थिति में मंगल जो है वो दुर्घटनाओं का कारक बनता है या ब्लड से रिलेटेड बीमारियों का कारक बनता है। तो अगर आपके बच्चे, आपकी संतान वाहन चलाते हैं, कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आप उन्हें सचेत कर दीजिए कि 15 जून से 16 जुलाई बल्कि 20 जुलाई तक, जब तक मंगल नीच की स्थिति में है तब तक वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि नीच का मंगल जो है वो दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। तो इससे आपको सावधान रहना है। देवगुरु की कृपा बनी रहे, इसके लिए आप मस्तक पर केसर का तिलक धारण करें। गुरुवार के दिन पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे, मंगल की कृपा दृष्टि बने रहे, इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में जा कर के उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं। तो जो कुछ थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव है, जो कुछ थोड़ा बहुत कष्ट का योग बनता भी है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आप पर सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।